नमस्कार मित्रों, हम आज पुनः अपनी हिंदी की बेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रसों के बारे में चर्चा की, रस को विस्तृत पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। मुझे आशा है कि सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और जो भी मेरे द्वारा प्रयास किया गया उसको आप लोगों ने अनुसरण किया होगा। तो इसी बेला में आज कई कमेंट आए मेरे पास कि सर छंद के बारे में कुछ वीडियो बन जाए, तो आप लोगों के ये कमेंट को देखते हुए आज मैं पुनः उपस्थित हुआ और छंद के बारे में आपसे चर्चाएं करने के लिए तैयार। तो आइए आज देखते हैं हम छंद के बारे में। आखिर हम आपने हिंदी में छंद के बारे में बहुत चीज़ें सुनी, पढ़ी, देखी। हम थोड़ा सा डिटेल करके इस चीज़ को पढ़ेंगे क्योंकि ये छंद भी एक अच्छा टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, हर क्षेत्र में। हमने पहले बताया है कि यदि कोई भी परीक्षा अपन दें, किसी भी एग्जाम में बैठें, तो उसमें रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं, चाहे वह 9th हो, 11th हो, 10th हो, 12th हो, सबके लिए वो लागू होती हैं। ठीक है, तो इसी तारतम्यता में आज हम छंद के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर छंद क्या है, छंद के अंग या अवयव कौन कौन से होते हैं, छंद के प्रकार क्या होते हैं, आखिर ये जो छंद है, छंद के जनक या पितामह किसे कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा। आखिर इस छंद का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस अपनी क्लास में परिचर्चा करेंगे। सभी लोग अपना मोबाइल सेटअप खोल लें और देखें। तो देखते हैं अपन ये जो छंद है, छंद तो कई विद्वान चद धातु से मानते हैं कि छंद चद धातु से बना है, तो कई मानते हैं छद धातु से बना है। ठीक है, तो छंद छद धातु से, इसको कभी कभी छदी भी लिखते हैं और कभी कभी इसको हम छद भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो छंद है, छंद इन धातुओं से मिलकर बना है। ठीक है, छंद शब्द छद धातु से मिलकर बना है। ठीक है, इस धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्या होता है, आच्छादित करना। आच्छादित करना, आच्छादित करना यानी प्रसन्न करना। ठीक है ना, प्रसन्न करना या खुश कर देना, खुश करना, ये छद या चद धातु का अर्थ होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, छंद के बारे में अपन ने जाना। ठीक है, तो छंद सबसे पहले चर्चा करते हैं कि छंद जो है वह छंद कहां से लिया गया है। तो छंद का जो जन्म है, किसका, इसका, ये जो छंद है इसका जन्म कहां से हुआ है, इसका जन्म ऋग्वेद। सबसे पहले वर्णन छंद का कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के कौन में, 10वें मंडल में मिलता है इसका वर्णन। किसमें, ऋग्वेद, छंद का जो वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में। किसमें, पुरुष सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। ये जो छंद है, छंद का जो वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। किसका, छंद का।
छंद के जो जनक हैं, छंद के जो पितामह हैं, छंद के जो निर्माता हैं, कौन माने जाते हैं? छंद के जो पितामह माने जाते हैं पिंगल, कभी कभी मुनि भी कह देते हैं अपन, कभी कभी पिंगल ऋषि भी कह देते हैं, ठीक है, एक ही बात है? पिंगल मुनि या पिंगल ऋषि माने जाते हैं, जिन्होंने छंद का वर्णन, जिन्होंने मित्रों, जिन्होंने छंद का वर्णन अपने छंद शास्त्र में किया। पिंगल मुनि की जो रचना है वह छंद शास्त्र है, जिसे आगे चल के अपन पिंगल शास्त्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो छंद है, छंद का वर्णन हमें किस वेद में मिलता है? तो छंद का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में इसका वर्णन मिलता है, और इस छंद का वर्णन पिंगल ऋषि ने किया। किस शास्त्र में किया? छंद शास्त्र में किया। इसमें छंद शास्त्र, ठीक है, शास्त्र छंद शास्त्र में किया। इसका नाम आगे चल करके क्या हो गया? पिंगल शास्त्र हो गया। पिंगल शास्त्र हो गया। ये क्या है? ये छंद के बारे में मोटी और हेडलाइनें हैं, जिसे अपन गहराई से देखते हैं। आया समझ में? क्लियर है ना? आगे अपन देखते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता किसे कहा जाता है? छंद शास्त्र का प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि को छंद शास्त्र का प्रणेता कहते हैं। पिंगल ऋषि के ग्रंथ का क्या नाम है? तो उनके नाम से ही उस ग्रंथ का नाम हो गया है पिंगल शास्त्र। पिंगल ऋषि का एक ग्रंथ है, ठीक है। थोड़ा सा एक नोट और देख लेते हैं अपन। क्या नोट है? देखिए कि यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो ठीक है। यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है। क्या है? व्याकरण। व्याकरण के बिना गद्य का अध्यापन या अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? तो विद्वानों ने कहा है कि यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो छंद की कसौटी, यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी छंद है, क्योंकि छंद को कविता की आत्मा कहा जाता है। क्लियर है ना? यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी छंद है। कविता की आत्मा किसको कहा जाता है? छंद को कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस दृष्टि से इसे मैंने लिखना चाहा। आप लोग देखते होंगे। आगे देखते हैं जो छंद है, छंद की परिभाषा देख लेते हैं। छंद की परिभाषा क्या है?
परिभाषा है निश्चित चरण, वर्ण, यति, गति, तुक और गण से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा, ये चरण है, वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, गण है, ये सारी चीजें है क्या है, तो उसको भी अपन इसके तत्पश्चात पढ़ेंगे। तो निश्चित चरण, वर्ण, यति, गति, तुक और गण आदि से नियोजित पद रचना ही छंद कहलाती है। ठीक है, छंद के चरण, छंद, अब देखिए अब आगे आते हैं छंद के जो अंग हैं या अवयव हैं वो कौन कौन है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो छंद के अंग या अवयव, कभी कभी पूछा जाता है कि छंद के कितने अंग होते हैं, छंद के कितने अवयव होते हैं, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि छंद के जो अवयव कौन होते हैं, वर्ण, छंद की अंग या अवयव, वर्ण, मात्रा, तुक, लय, यति, गति, गण आदि आदि। ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। तो वर्ण, वर्ण क्या है उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। ये जो वर्ण है, ठीक है, तो मात्रा, तो वर्ण क्या है, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर क्या है, अक्षर एक ध्वनि है, ठीक है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षर क्या है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। ये वर्ण, वर्ण और मात्रा, ठीक है, दोनों लगभग समान हैं। मात्रा और वर्ण कौन कैसे होते हैं, ये हास्य और दीर्घ, ये मात्राएं भी कहते हैं अपन इसको, हास्य मात्रा है, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। उसी तरह से वर्ण भी हास्य और दीर्घ, जिन्हें हम लघु और गुरु के नाम से, लघु और गुरु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी चरण भी लिख देते हैं इसमें कि जो अंग है उसके अंतर्गत है कौन, हम चरण भी लिख देते हैं इसके अंतर्गत कि ये चरण भी होते हैं। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, दोहा में होते हैं ना, अपन चरण पढ़ते हैं। ठीक है, तो चरण भी उसका अंग है। तो हास्य और दीर्घ, हास्य के अंतर्गत क्या होता है, जो छोटी मात्राएं होती हैं। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ये हास्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दीर्घ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ऊ, आओ, अंग, आहा। ठीक है जी, ये आते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसके बाद देखते हैं मात्राएं, मात्राएं भी उसी तरह से होती हैं। ठीक है, लघु और गुरु, ये मात्राएं होती हैं। लघु को हम एक से प्रदर्शित करते हैं और गुरु को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये। ठीक है, ऐसे या उल्टा दो से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लय, लय का मतलब क्या होता है, लय का मतलब प्रवाह होता है।
लय का मतलब क्या होता है? लय का मतलब प्रवाह होता है, प्रवाह है। प्रवाह के अंतर्गत अपन देखते हैं गति या प्रवाह या लय। लय जो होता है, इसकी जो वर्णिक छंद होते हैं, ये जो वर्णिक छंद होते हैं, वर्णिक छंद में लय की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मात्रिक छंद में वर्णों की नितांत आवश्यकता होती है। काय में? मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद में इसकी आवश्यकता होती है। जैसे अब लय क्या है? लय अपन पढ़ते हैं ना, लय का मतलब क्या होता है? लय का मतलब होता है पवन तनय संकट हरणे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप। है, ये लय है। लय मतलब प्रवाह है, ठीक है, धारा प्रवाह में इसको बोलना, ये लय है। अपन पढ़ते हैं ना ऐसे ही। अब इसी को अपन पवन तनय संकट हरण इस तरह से यदि गद्य के रूप में पढ़ेंगे तो वो संतोषजनक नहीं होगा, इसलिए इसको अपन लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप, ये लय या गति है, ठीक है। तुक, तुक क्या है? तुक समान वर्ण होते हैं, ठीक है। जब दोनों समान हो जाते हैं, जो पीछे के जो वर्ण होते हैं वो समान हो जाते हैं, वो तुक कहलाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है ना, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप। रूप शब्द आया है, मैंने लिखना उचित नहीं समझा है कि आप लोग कुछ समझदार हैं, समझ जाएंगे। रूप आया पहले, फिर राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुर भूप। रूप और भूप दोनों आए हैं ना, तो ये क्या होता है? तुक, ठीक है। या लिख के समझा दूं, लिख के बता दूं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप, ठीक है। ये ठीक है। तो ये तुक, तुक कौन है? ये और ये तुक है। चरण, चरण क्या है? चरण हमेशा अपन देखते हैं, थोड़ा सा चरण के बारे में चर्चा कर लें। चरण के बारे में देखते हैं धीरेन्द्र जी, चरण के बारे में चर्चाएं करते हैं अपन कि चरण क्या है। तो चरण जो है, चरण कोई भी छंद हो यदि है, मात्र छंद के अंतर्गत चरण 4 होते हैं। अपवाद हैं, कभी कभी 6 लाइनों वाले भी हैं, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, साझा करूंगा आप लोगों से। तो ये जो चरण है, चरण 4 होते हैं। चरण, चरण कितने होते हैं? सबसे पहले विषम चरण और सम चरण। कितने होते हैं? ये चरण होते हैं, ठीक है, सम और विषम, ठीक है। तो विषम चरण कौन होते हैं? विषम चरण 1 और 3 होते हैं विषम चरण, और 2 और 4 होते हैं सम चरण, ठीक है। सम, विषम और सम, ये चरण होते हैं,
ठीक है। अब थोड़ा सा देखना कि कभी कभी पूछा जाता है कि दोहा 2 लाइनों में लिखा जाता है, उसकी एक लाइन को क्या कहते हैं? गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। तो ये जो चरण हैं, चरणों को न बताते हुए हमने देखा है कि एक लाइन को, छंद की है, ये जो एक एक लाइन है उसको अपन क्या कह देते हैं? अब दल कह देते हैं। दल इंपॉर्टेंट चीज, छंद की एक लाइन को, चरण की जो विषम और सम चरण है, तो एक लाइन को, एक सम चरण को या विषम चरण को अपन क्या, सॉरी, इसको अपन विषम चरणों को या सम चरणों को, ठीक है, क्या कह देते हैं? दल कह देते हैं, ये दल हैं। तो ये चरण निपटे। चरण कौन कौन? देखो इसमें यहां से अपन देखते हैं तो यहां तक क्या होते हैं? ये एक चरण हो जाता है, और यहां से यहां तक ये 2 चरण हो जाते हैं, यहां से और यहां तक ये 3 चरण हो जाते हैं, यहां से और यहां तक ये 4 चरण हो जाते हैं। ठीक है। अब ये दोहा है, दोहे की एक लाइन को अब क्या कहते हैं? चरण तो हमें पता है कि भैया विषम चरण और सम चरण होते हैं, लेकिन इसकी एक लाइन को अपन क्या कहते हैं? इसकी एक लाइन को दल कह देते हैं। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि आप लोग कहेंगे कि सर किसी किसी छंद में तो 6 लाइनें होती हैं, वे कौन से छंद कहलाते हैं? तो वे छंद अपन देखते हैं कि जो जिस विषम मात्रक छंद के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम कुंडलियां और छप्पा छंद कहते हैं। कुंडलियां और छप्पे छंद का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। इसके आगे अपन देखते हैं। चरण हो गए ना क्लियर, और तुक हो गए क्लियर, ठीक है, और गति हो गई क्लियर। गति का मतलब होता है लयबद्धता, प्रवाहिता, ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अपन। अब मैं ज्यादा समय ना लूंगा क्योंकि समय अभाव के कारण, और शीघ्रता करूंगा, है? तो अब आगे देखता हूं मैं कि इसकी अब भेद है या छंद के प्रकार। ये जो छंद है, छंद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ये कौन कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक छंद, मात्रक छंद, वर्णिक छंद। किंवदंती है, कई विद्वान मानते हैं तीसरा छंद भी होता है जिसे अपन मुक्त छंद के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये मुक्त छंद, इसके नाम से इसको भी अपन जानते हैं। अब बात आती है, देखिए बहुत गहरी बात है। मुक्त छंद, हम केवल मात्रक छंद और वर्णिक छंद पढ़ते हैं। देखिए मुक्त छंद का प्रणेता किस विद्वान को कहा जाता है? मुक्त छंद का जो प्रणेता है, मुक्त छंद का जो विद्वान है, आधुनिक युग का है, किसे कहा जाता है? तो मुक्त छंद का जो प्रणेता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। बहुत ऊंचा विद्वान, जूही की कली उसकी रचना है मुक्त छंद की। मुक्तक छंद का जो प्रणेता है, मुक्तक छंद का जो यदि कहें अपन जनक, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा इस छंद को छंद की श्रेणी में रखा गया, मुक्तक छंद को। ठीक है। तो लेकिन हम इस छंद के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अपने सिलेबस में उतना ज्यादा है नहीं, ज्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे, परीक्षा नजदीक है, समय अभाव है, इस वजह से अपन थोड़ा सा इनको डिटेल कर लेते हैं। ठीक है। मात्रक छंद और वर्णिक छंद। तो मात्रक छंद वह छंद जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। धीरेन्द्र जी ऐसा ही है ना? जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रक छंद कहते हैं, और जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो मात्रक छंद और वर्णिक हम वर्णों के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, मात्राओं के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। तो मात्रक छंद और वर्णिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे अपन मात्रक छंद कहते हैं,
हैं। ऐसे छंद जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों के आधार पर बने हुए छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। किसी भी तरीके से अपन परिभाषित इसे कर सकते हैं, ठीक है, वो अपनी कैपेसिटी होगी। आगे देखते हैं अपन मात्रक छंद को भी कितने तरीके से बांटा गया है, मात्रक छंद भी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मात्रक छंद कितने होते हैं, सममात्रक, अर्ध सममात्रक और विषम मात्रक, ठीक है, इतने ही होते हैं ना, सममात्रक, अर्ध सममात्रक और विषम मात्रक। अब सममात्रक, जिन छंदों में मात्राएं कैसी होती हैं, सम विषम तो जानते ही है ना, ठीक है, तो इस आधार पे आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। तो सममात्रक का उदाहरण कौन है, सममात्रक के उदाहरण कौन है? चौपाई, रूला, गीतिका, हरि गीतिका, इतने ही है ना, ठीक है। अर्ध सममात्रक, अर्ध सममात्रक के कौन कौन होंगे, अर्ध सममात्रक के अंतर्गत अपन लिखेंगे दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, ये अपन अर्ध सममात्रक के अंतर्गत लिखेंगे। विषम मात्रक के अंतर्गत अपन लिखेंगे कुंडलियां और छप्पा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, इसके आगे अपन देखते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी याद करने में, तो ट्रिक देता हूं मैं, ये ट्रिक देखिए, सममात्रक छंद के लिए, सममात्रक छंद के लिए ट्रिक क्या है, चारों गीत हरि के हैं, चारों गीत हरि के, चा से चौपाई, ठीक है, चा से चौपाई, रू से रूला, गीत से गीतिका और हरि से हरि गीतिका, ठीक है, ये ठीक है। अर्ध सममात्रक में ये बन जाएगा ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, है। ये जो है सममात्रक में चारों गीत हरि के, ये किसके हैं, सममात्रक छंद का है, चारों गीत हरि के, चौपाई, रूला, गीत का, हरि गीत का। आगे देखते हैं अपन अर्ध सममात्रक। अब कहेंगे, अब जिज्ञासा बड़ी होगी कि आचार्य जी अब अर्ध सममात्रक की और थोड़ी सी ट्रिक मिल गई होती तो बड़ा मजा आ गया होता है, तो उसके लिए भी अपन देख रहे हैं। तो अर्ध सममात्रक के लिए धीरेन्द्र जी ने 200 रन कैसे मारे हैं, बल्ले से मारे हैं। किसने मारे हैं, धीरेन्द्र सर ने 200 रन बल्ले से मारे हैं, बल्ले से, जानते हैं ना। तो अर्ध सममात्रक छंद जो है तो 200 का मार दिए हैं, रन मार दिए हैं बल्ले से, ठीक है। तो 200 मतलब 2 से दोहा, सो से सोरठा, ठीक है, बा से बरवे। अब जब आधा ला है पूरा ला है तो अपने आप समझ गए होंगे, हैं, उल्लाला उल्लाला, हैं, तो क्या उल्लाला। अब आप लोग कहेंगे कि गीत गा रहे हैं सर, तो हम गीत नहीं गा रहे हैं, समझा रहे हैं, सुना भी होगा, गीत ही गा रहे होंगे तो गीत भी तो जानते ही आप, उल्लाला उल्लाला वाला गीत ही चला है, एक समय उसका भी अच्छा समय था, है। तो उल्लाला ये भी एक छंद है, ये अर्ध सममात्रक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अपन विषम मात्रक की तरफ देखते हैं यदि, तो इसमें कुंडलियां और छप्पे, ठीक है। अब कुंडलियां और छप्पे, इसका जन्म कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो उसके बारे में भी अपन चर्चाएं करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन सममात्रक के अंतर्गत कौन है,
चारों गीत हरि के। चौपाई है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 16। ये चौपाई में मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण कैसा रहेगा चौपाई का? यदि आप लोग रामचरितमानस का अध्ययन दैनिक करते होंगे तो जानकारी जरूर होगी है, और हमें रामचरितमानस का दैनिक रूप से पठन पाठन करना चाहिए अपने घर में। वास्तु शास्त्र भी बताता है कि यदि अपन रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं सुबह शाम नियमित, तो हमारे घर के जो दोष होते हैं, हमारे घर की जो वास्तु दोष होते हैं, वो सब दूर चले जाते हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम, हम जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो दोगुना लाभ होता है। ठीक है, चौपाई रामचरितमानस में चौपाई भारी पड़ी है। ठीक है, तो उसमें से भी अपन देख लेते हैं कौन कौन। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर है, इसी को देखने का। एक ही लाइन लिख दूं, 2 लाइनें लिख दूं है? दोनों लिख दूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुभीषा है। ये सब क्या है? ये चौपाइयां हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन गिन लेते हैं। माता हमने बताया कि कैसे गिनते हैं, दीर्घ और लघु के बारे में बताया है? तो उसके अंतर्गत इसमें देखो छोटे छोटे हैं, ये सब छोटे हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सब छोटे हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये 16 है और ये भी 16 होंगी है। आप लोग इनको भी गिन लेना। ठीक है, ये 16 मात्रा चौपाई। चौपाई के अंतर्गत ये हो गया। रूला क्या है? रूला के बारे में भी देखते हैं अपन। रूला रूला में कितनी होती हैं? 11 और 13। कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 ऐसी होती हैं। ठीक है, इसके रूला क्या है? इसके पहले और तीसरे चरण में 11 दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। चरण में बता चुका हूं कि 4 चरण होते हैं, विषम चरण और समचरण। ठीक है, तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11 दूसरे और चौथे चरण में 13 इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं, जिसे अपन रूला कहते हैं। कैसे? ताही में चित दे बात जोई बने आवे, ताही में चित दे बात जोई बने आवे।
दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। ठीक है, ये लिखना जरूरी रहेगा है। ताही में चित दिए बात जोई बने आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे, कि लिखना पड़ेगा है। आगे बढ़ूं, लिख दूं? हाँ, ऐसा बताते चले कि लिखना है, लिखना जरूरी है। ठीक है, धीरेन्द्र जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो भी अनुसरण कर रहे हैं या आखिर अपन पढ़ क्या रहे हैं? समय का ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इतना ही काफी है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। रूला के बाद गीतिका। गीतिका, गीतिका में कैसा होता है? 14 और 12 से कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं हो जाती हैं गीतिका है। गीत का एक सम्मात्रक छंद है। यदि पूछा जाता है गीत का छंद किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, तो गीत का छंद यह एक सम्मात्रक छंद है। इसके 14 और 12 पर यति होती है। यह सम्मात्रक छंद है। इस छंद में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसमें कुल 26 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण, बहुत सरल उदाहरण जो अपन प्रतिदिन करते हैं। स्कूल आते हैं, आने के बाद छुट्टी होती है, छुट्टी होते समय फिर अपन भीकर मंत्र करते हैं, उसी को अपन याद कर लेते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हैं, ये एक गीत का छंद का उदाहरण हो जाएगा। हालांकि अपन यदि ये चारों लाइनें ना भी लिखें, 2 लाइनें लिखें तो पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या देखते हैं? हरि गीतिका। हरि गीतिका, हरि गीतिका में कितना होता है? 16 और 12। इन पर कुल कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हरि गीतिका तो यह भी एक सम्मात्रक छंद है। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। ये क्या होता है? ये हरि गीतिका होता है। आया समझ में? हरि गीतिका का उदाहरण, अब हरि गीतिका का उदाहरण क्या हो जाएगा? अधिकार खू कर बैठी रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस ध्येय पर ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष की कल्पांत का कारण हुआ है। ये उदाहरण ये भी नहीं बन रहा है तो पुराना देख लेते हैं अपन। श्री कृष्ण की सुन वचन अर्जुन क्रोध सी जलने लगी, सब सुख अपना भूल कर करतल युगल मलने लगी, संसार देखे अब हमारे शत्रु मृत रण में पड़े, करते हुए यह घोषणा भी हो गए उठ कर खड़े। ठीक है, ये वाला भी चल जाएगा। क्लियर है? अब और ज्यादा दिक्कत है तो इसका एक चरण बन जाता है। इसका एक चरण कब बन जाएगा? देखो, जब इसको अपन 4 बार लिख देंगे। हरि गीतिका, हरि गीतिका, ये पूरा अपन कितने बार लिख देंगे? 4 बार लिख देंगे। एक की मात्रा गिन लो, 1 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 मात्राएं हुई ना ये एक हरि गीतिका की। तो अपन 4 हरि गीतिका लिखते हैं तो कितनी हो जाएंगी? ये 28 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा लेकिन है। आगे देखते हैं अपन। ज्यादा यदि बोर हो रहे हो तो फिर मैं यहीं बंद कर दूं। अगले दिन मैं आप लोगों को अर्ध सम्मात्रक छंद के बारे में बताऊंगा और विषम मात्रक छंद के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग सतत अध्ययन करें, क्योंकि जो एग्जाम की डेट है बिल्कुल नजदीक आती जा रही है। आज 31 तारीख हो चुकी है। टाइम टेबल में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ है। आज भी टाइम टेबल में 17 और 18 फरवरी से एग्जाम होना सुनिश्चित किया गया है। तो प्रवेश पत्र आ चुके हैं संस्था में। आए, संस्था से संपर्क करें और अपना प्रवेश पत्र लें
और तैयारी पूर्णतः करें। हम रण क्षेत्र में जाना है, हमें रण क्षेत्र में जाने से पहले हमें पूरी तरह से दुरुस्त होना है, इसलिए तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी न रखें। ठीक है, यही निवेदन है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की बेला यहीं समाप्त करता हूं। ठीक है, धन्यवाद। अगले दिन मैं पुनः अर्ध सम्मात्रक छंद लेकर के उपस्थित रहूंगा, आप लोग इंतजार करेंगे।